हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन एंड ऑफ कोर्स हैप्पी। और हम लोग शुरू करेंगे एक लाइन के साथ, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास। जैसा कि हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री, आज हम कुछ करंट के टॉपिक पढ़ेंगे। जब भी हमें कुछ समय मिलेगा तो हम जो भी वीक के इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक होंगे वो हम शुरू करेंगे। तो आज ऐसे ही एक बहुत अच्छा मुझे करंट का टॉपिक मैंने देखा, तो मुझे लगा उस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए, जिसका नाम है 3i एटलस। तो अब हम जानेंगे कि 3i एटलस है क्या, 3i एटलस है क्या, यह कैसे क्या होता है, इसके बारे में विभिन्न जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखेंगे 3i एटलस क्या है। तो 3i एटलस एक प्रकार का इंटरस्टेलर है, एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है, एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी होता है, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि हमारे ग्रह के बाहर से एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होते हैं और हमारे तारों से ग्रेविटेशनली बॉन्ड नहीं होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनली जुड़े नहीं होते हैं, उसे ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने देखा कि एक ऐसा खगोलीय पिंड, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो कि हमारे सौर मंडल से बाहर उत्पन्न होते हैं और तारों से ग्रेविटेशनली जुड़े नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इंटरस्टेलर, ये हमने जाना इंटरस्टेलर के बारे में। अब हम देखेंगे कि 3i एटलस क्या है। तो 3i एटलस जो हमारा मेन टॉपिक है, 3i एटलस। 3i एटलस एक प्रकार का उल्का पिंड है। 3i एटलस एक प्रकार का उल्का पिंड है जो हमारे पृथ्वी से भी काफी पुराना है, और यह पहली बार हमारे सौर मंडल के करीब से होकर के गुजर रहा है। एक प्रकार का उल्का पिंड है 3i एटलस जो पृथ्वी से भी काफी पुराना है और पहली बार हमारे सौर मंडल के करीब से होकर के गुजर रहा है। तो हम लोग जान गए इंटरस्टेलर के बारे में और 3i एटलस के बारे में। अब हम कुछ और देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3i एटलस, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका नाम 3i एटलस क्यों पड़ा है, अगर हम सबसे पहले जानेंगे। क्योंकि और ये जो इंटरस्टेलर होता है ये बहुत पुराना, जो 3i इंटरस्टेलर है, अगर इसकी जानकारी ज्ञात करें तो यह करीब 7 अरब साल पुराना है। हमारे सौर मंडल से भी, हमारी जो मिल्की वे है उससे भी 3 अरब वर्ष पुराना, हमारा जो सौर मंडल है वो 4 अरब वर्ष पुराना है और ये जो है 7 अरब वर्ष पुराना है, मतलब कि हमारे सौर मंडल से भी 3 अरब वर्ष पुराना है। तो काफी इससे जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे इसे पहली बार कब देखा गया था। तो इसे पहली बार 1 जुलाई 2025 को चिली के रियो हटाडो, चिली का जो एक जगह है रियो हटाडो में देखा गया था। इसे पहली बार 1 जुलाई 2025 को चिली के रियो हटाडो में देखा गया था। चिली का एक छोटा सा जगह है रियो हटाडो, वहां पे इसे देखा गया था, जो टेलीस्कोप और मिल्की वे सौर जो जानकारी होती है उसके मामले में काफी ज्यादा डेवलप क्षेत्र है चिली का रियो हटाडो। और कब देखा गया? 1 जुलाई 2025 को देखा गया। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे देखा गया, क्योंकि ऐसे जो बहुत दुर्लभ जो उल्का पिंड होते हैं उनको देख पाना संभव नहीं होता है, उनके लिए किसी बहुत अच्छे तकनीक टेलीस्कोप की जरूरत होती है। तो हम देखेंगे इसको देखा कैसे गया है। तो इसको एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट एटलिस्ट सिस्टम, इसको जो है ये जो 3i एटलस है इसको एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट एटलिस्ट सिस्टम, यानी कि इसको और क्या कह सकते हैं, तो इसको एटलस टेलीस्कोप कह सकते हैं। ये जो है इसको एटलस टेलीस्कोप की मदद से देखा गया। और यह एटलस टेलीस्कोप कहाँ पे है? तो यह चिली के रियो हटाडो में है। कहाँ है? तो चिली के रियो हटाडो में। और हम देखेंगे
पहले क्या था, पहले इसको किसी और कोड नेम दिया गया था, लेकिन जब इसकी जानकारी की पुष्टि हो गई कि यह एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, तब इसे 3i एटलस नाम दिया गया। तो हम देखेंगे पहले इसका क्या नाम था। तो पहले इसे एक कोड नेम दिया गया था, और कोड नेम क्या था, तो कोड नेम था A11PL3G। पहले जो इसे कोड नेम दिया गया था वो था A11PL3G। A11PL3G कोड नेम दिया गया था। और लेकिन जब यह पक्का हो गया कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जब यह जानकारी प्राप्त हो गई कि यह एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, तब किसने इसका नाम परिवर्तित किया, तो इसका नाम परिवर्तित किया नासा और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। किसने, नासा और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया 3i एटलस। क्या रख दिया, 3i एटलस। पहले इसका क्या नाम था, तो पहले इसका नाम था A11PL3G। ओके, अब हम आगे आएंगे। अब जब इसका ऑफिशियल नेम दे दिया गया है 3i एटलस, तो अब हम ये जानेंगे कि इसका नाम 3i एटलस ही क्यों रखा गया। कुछ तो इसके पीछे राज होगा, जो कि नासा और एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसने इसका नाम परिवर्तित करके ऑफिशियल नेम 3i एटलस रख दिया है। तो हम जानेंगे क्यों रखा गया इसका नाम 3i एटलस। तो देखेंगे 3i एटलस इसलिए रखा गया है क्योंकि यह थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यह थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे मिल्की वे से बाहर से आता है, बाहर बना हुआ है जो, और हमारे आकाश गंगा, हमारे जो सौर मंडल है उससे काफी पुराना है। तो हम देखेंगे कि जब हमने देखा कि ये 3i एटलस है, मतलब तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है और कब आया था। तो फर्स्ट जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है उसका नाम है ओमुमुआ। ओमुमुआ फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि 2017 में दिखा गया था। फर्स्ट कौन सा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, तो ओमुमुआ, जो कि 2017 में हमने दिखा था। और सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है 2i बोरोसॉव। फर्स्ट है ओमुमुआ जो कि हमें 2017 में दिखा था, और सेकंड है 2i बोरोसॉव जो हमें 2019 में जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। और थर्ड क्या है, थर्ड है 3i एटलस। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो 3i एटलस है ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम रखा गया 3i एटलस, मतलब कि तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब हम और कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम में कैसे आता है। वास्तविक बात है कि जब ये हमारे सोलर सिस्टम में पैदा ही नहीं होता है, हमारे सोलर सिस्टम में बनता ही नहीं है, तो हमारे सोलर सिस्टम में आता कैसे। कोई तो माध्यम होगा इसका हमारे सोलर सिस्टम में आने का। तो पहले हम देखेंगे, तो ये जो है, या तो ये अपने आकाश गंगा, ये जो अपने सौर मंडल में टक्कर जो होता है, क्योंकि एक उल्कापिंड दूसरी उल्कापिंड से टक्कर के माध्यम से मतलब उस उल्कापिंड से कहीं दूर चले जाते हैं, तो या तो ये टक्कर के माध्यम से आया होगा, या फिर जो इनका वास्तविक जो सौर मंडल है वहां के जो ग्रह हैं या फिर तारे हैं, उन तारों के ग्रेविटी के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेविटी स्लिंग शॉट, जिसको कहते हैं ग्रेविटी स्लिंग शॉट। जो तारों और ग्रहों से जो ग्रेविटी प्राप्त होती है उसको ग्रेविटी स्लिंग शॉट कहते हैं, ठीक। तो यह उन तारों से ग्रेविटी स्लिंग शॉट के द्वारा अपने जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इंटरस्टेलर जो शेप है, इंटरस्टेलर जो मतलब जहां पे सारे इंटरस्टेलर जमा होते हैं वहां पे पहुंच जाता है, और फिर वहां से घूमते घूमते ये दूसरे सौर मंडल में आ जाता है, जैसे कि हमारे सौर मंडल में आया है। तो हम लोग जान गए कि यह तारों के माध्यम, या तो ये फिर अपने आकाश गंगा में जो इंटरस्टेलर का टक्कर होता है उसके द्वारा यह आ गया होगा हमारे सौर मंडल में, या फिर यह ग्रहों या फिर तारों की जो ग्रेविटी होती है, जिसको ग्रेविटी स्लाइंग शॉट कहते हैं, उसके माध्यम से यह पहले तो इंटरस्टेलर की जो जहां पे सारे इंटरस्टेलर होते हैं वहां पे पहुंच जाता है, और उसके बाद यह घूमते घूमते दूसरे सौर मंडल में आता है, ठीक। तो हम लोग ने ये जान लिया कि यह कैसे अपने सौर मंडल से हमारे सौर मंडल में आया, और यह हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है, इसलिए यह एक इंटरस्टेलर है।
तो यह एक इंटरस्टेलर क्यों है? तो यह हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है वो जैसे जैसे हमारे सूर्य के नजदीक आता है, जैसे हमारे सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी स्पीड और अधिक हो जाती है, और जैसे दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। लेकिन इसके साथ उल्टा है, यह जितनी अधिक दूरी पे रहता है तो उसका स्पीड और भी ज्यादा होता है। मतलब ये ग्रेविटेशनली बॉन्ड, जो ग्रेविटेशनली जुड़े नहीं होते हैं सूर्य के साथ, यह एक, इसलिए यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ठीक, और देखेंगे यह किस पाथ में घूम रहा होता है? तो यह हाइपरबोलिक ऑर्बिट में घूम रहा होता है, यह हाइपरबोलिक पाथ में घूम रहा होता है। ठीक, तो यह हाइपरबोलिक ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और यह हमारे मिल्की वे के केंद्र की दिशा से आ रहा है। मतलब हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो आकाश गंगा है, उसके केंद्र, उसका जो केंद्र है उसकी दिशा से यह आ रहा है। कौन? तो 3I एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। और देखेंगे हम तो दूर, और हाँ, अब हम जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है हमें जानना। जो मतलब बड़े बड़े एग्जाम है लाइक यूपीएससी या फिर और भी बड़े बड़े एग्जाम, इसमें ये क्यों जरूरी है? आखिर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये क्यों जरूरी है? तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है? तो इससे हमें दूर की तारा प्रणाली की जानकारी, दूर की तारा प्रणाली की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? तो इसके केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से हमें दूर की जो इसकी तारा प्रणाली, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं यह तारों के करीब से आ रहा होगा, तो हमें दूर की जो तारा प्रणाली है वहां की जानकारी प्राप्त हो सकती है। और यह कैसे दूर की तारा प्रणाली की जानकारी मिल सकती है? तो केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से। कैसे? केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से इसका एनालिसिस ज्ञात किया जा सकता है। और यानी कि और क्या इससे और भी क्या चीज जानकारी मिल सकती है? अगर केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है यह किन परिस्थितियों में बना होगा, और उस समय की स्थिति क्या थी, वहां के जो आसपास के जो मतलब कि जो परिवेश है, वहां के आसपास का जो तारा है वहां की उपस्थिति क्यों है, क्योंकि तारा तक जाना तो संभव है नहीं। तो इसके माध्यम से हम कुछ तारों की जानकारी भी ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको इसका एक तस्वीर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की। साफ तो वैसे आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। हाँ, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, ये देखिए ऐसी है इसकी आकृति। ये जो 3I एटलस है इसकी आकृति इस प्रकार की है। ओके, ये एक उल्का पिंड है, और इसकी जो लंबाई है 10 से 20 किलोमीटर के आसपास है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 10 से 20 किलोमीटर के आसपास है। और यह एक, अब हम जानेंगे कि इसको ज्ञात करने में चुनौतियां क्या क्या आती है। तो इसको ज्ञात करने में सबसे बड़ी चुनौतियां है कि यह एक दुर्लभ है, दुर्लभ उल्का पिंड है। इसे ज्ञात करने के लिए बहुत ही ज्यादा वक्त लग सकता है, और बहुत कम समय के लिए, समय कम है हमारे पास, क्योंकि यह बहुत मतलब कि नजदीक, मतलब बहुत जल्दी यहाँ से, मतलब हमारे जो सौर मंडल है वहां से गुजर जाएगा। हालांकि इससे पृथ्वी को कोई मतलब कि हानि नहीं पहुंच सकती है, और यह हमारे पृथ्वी के बहुत दूर से गुजरेगा। और कब गुजरेगा? तो दिसंबर 2025 में हमारे पृथ्वी से गुजरेगा, और यह सबसे नजदीक जो गुजरेगा मंगल ग्रह से गुजरेगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने 3I एटलस के बारे में जानकारी प्राप्त की कि 3I एटलस क्या है। तो 3I एटलस एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये क्या होता है, कैसे बने होते हैं, ये हमारे सौरमंडल में कैसे आते हैं, इससे क्या क्या जानकारियां प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां, ये क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब हमने आज जानकारी प्राप्त कर ली। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी त्रुटि आपको नजर आएगी वो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।